दोस्तों आज मैं हाल ही में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म द वॉचर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी के एंड में आपको काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को जंगल में भागते हुए देखते हैं। यहाँ उसे एक बोर्ड दिखता है जिस पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108 लिखा होता है। वो अपनी घड़ी मिलाता है और सूरज को देखते हुए बोलता है कि 22 मिनट और बचे हैं, पर भागते ही भागते वो जंगल में भटक जाता है और वो वापस से गोल गोल घूमकर उसी बोर्ड 108 के पास आ जाता है। और ये आदमी मानो इस जंगल के कुछ ऐसे रहस्य भी जानता था जिससे कि अंधेरा होते ही वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन पेड़ की टहनी टूटने के कारण वो नीचे आकर गिर जाता है। आसपास से भी काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और तभी ही कोई क्रिएचर उसे खींचकर जमीन के अंदर ले जाता है। अब हम एक हफ्ते बाद मीना नाम की एक लड़की को पेट शॉप पर काम करता हुआ देखते हैं। वो काफी ज्यादा उदास रहती है। वहीं उसका कोवर्कर आकर मीना को एक गोल्डन पैरट दिखाता है और मीना को उस पैरट के बारे में बताने लगता है। वो मीना को बताता है कि ये पैरट काफी ज्यादा वफादार और तेज दिमाग के होते हैं। साथ ही वो मीना से कहता है कि ये पैरट उसे एक जू में देकर आना है जो यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर है। मीना फिर उस पैरट को लेकर घर आ जाती है। वो थोड़ा सा फ्रेश होती है और फिर अगले ही दिन उस गोल्डन पैरट को लेकर जू के तरफ निकल जाती है। रास्ते में मीना की बहन लूसी का फोन आता है, पर मीना उस कॉल को नहीं उठाती। सामने से लूसी मीना को एक वॉइस नोट भेजती है जिसमें वो मीना को बोल रही होती है कि उसे घर आए 10 साल हो गए हैं। सामने से लूसी और कहती है कि हमारी मॉम को मरे हुए आज 15 साल हो गए हैं और आज भी वो घर नहीं आई, और जिस तरह से भी हमारी मॉम की डेथ हुई उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। वॉइस नोट के एंड में लूसी मीना से कॉल बैक करने को भी बोलती है, लेकिन इस वॉइस नोट से हमें साफ समझ जाता है कि जिस भी रीजन से मीना की मॉम की डेथ हुई होगी, कहीं ना कहीं मीना खुद को अपने मॉम की डेथ की जिम्मेदार मानती है। इसलिए ही वो अपनी बहन लूसी को छोड़कर हमेशा के लिए घर से बाहर आ गई। खैर ये वॉइस नोट सुनने के बाद मीना उस पैरट को जू में डिलीवर करने के लिए निकल जाती है। ये रास्ता काफी जंगलों से भरा होता है। खैर ये लोग आयरलैंड में रहते हैं और ज्यादातर आयरलैंड इसी तरह के जंगलों से घिरा हुआ है। मीना गूगल मैप के सहारे रास्ते से जा रही होती है, पर देखते ही देखते उसका मोबाइल एक ग्लिच के साथ ऑफ हो जाता है। तभी उसकी गाड़ी भी एक झटके के साथ बंद हो जाती है। मीना गाड़ी से बाहर आकर देखती है तो उसके गाड़ी के इंजन से धुआं निकल रहा होता है। वो उस पैरट को लेकर जंगल के थोड़ा आसपास देखती है तो उसे एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड दिखता है। ये बोर्ड यहाँ देखकर मीना को लगता है कि जरूर यहाँ आसपास कोई रहता होगा। वो जंगल में थोड़ा आगे जाकर मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। तभी इतने में वो अपनी गाड़ी के पास आने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन किसी रहस्यमय तरह से मीना की गाड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर मीना काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी गाड़ी को जंगलों में ढूंढने लगती है। यहीं ढूंढते ढूंढते वो जंगलों के अंदर जाने लगती है और अब शाम हो जाती है। थक हार कर वो अब एक जगह पर बैठ जाती है। तभी इस जंगल में कुछ कौओं का झुंड मीना के ऊपर से जाने लगता है। अब जंगल के हर एक कोने से गुर्राने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। साथ ही वहाँ की जमीन में मानो एक भूकंप सा आ गया हो। मीना को तभी एक औरत दिखती है और वो औरत मीना से कहती है कि अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से मेरे पीछे आओ। वो औरत एक घर के पास जाकर रुकती है और मीना से कहती है कि 5 सेकंड्स में अगर मीना अंदर नहीं आई तो वो दरवाजा बंद कर देगी। मीना अपनी जान बचाने के लिए भागकर उस घर के अंदर आती है तो वहाँ उस औरत के अलावा 2 और लोग भी होते हैं और इसी के साथ बाहर से भी दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगती है। वो औरत अपना नाम मैडेलिन बताती है। वहीं वहाँ एक और लड़की होती है जिसका नाम कियारा होता है और उसी के साथ उस घर में एक डैनियल नाम का लड़का भी होता है। मैडेलिन और कियारा यहाँ मीना को बताते हैं कि वो भी मीना के तरह ही इस जंगल में भटक गए थे। वो मीना को बताती हैं कि जंगल में ऐसे क्रिएचर्स हैं जो रात के अंधेरे में बाहर आते हैं और ये लोग उन क्रिएचर्स को द वॉचर्स बुलाते हैं। कियारा बताती है कि इंसान और जानवर सभी दिन में इस जंगल में आराम से घूम सकते हैं, लेकिन अंधेरा होने पर जो भी जीवित चीज इस जंगल में होती है वो वॉचर्स उसे मार डालते हैं। इस कमरे में एक शीशा लगा होता है जहाँ से रोज रात में वो हमें आकर देखते हैं, लेकिन वो वॉचर्स कभी भी इस कमरे में नहीं आए और चूंकि वो बस बाहर से आकर हमें देखते हैं इसीलिए हम उन्हें वॉचर्स बुलाते हैं। बस शर्त यही है कि शाम होने से पहले हम इंसानों को इस कमरे में वापस आना पड़ता है। अब ये सभी लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और बाहर से बहुत जोरों की चीखने और तालियों की आवाजें आने लगती है। मैडेलिन बताती है कि वो वॉचर्स मीना को वेलकम करके खुश हो रहे हैं।
खैर इसी में सारी रात गुजर जाती है और अगली सुबह मीना अपने पैरट को लेकर जाने लगती है। वो कहती है कि किसी तरह से भी वो इस जंगल से बाहर जाने की कोशिश करेगी। यहीं चलते चलते आधा दिन गुजर जाता है और मीना पाती है कि वो चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई है। मीना काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो यहाँ से बाहर निकलने की सारी उम्मीदें खो देती है। तभी मैडेलिन पीछे से आती है और वो मीना से कहती है कि तुमसे पहले भी कई लोगों ने इस जंगल से निकलने की कोशिश की है, लेकिन अगले दिन उन सब की लाशें या फिर हड्डियां जंगलों में पाई गई। मैडेलिन बताती है कि इस जंगल की हवा में ऐसा पॉइजन है जिससे इंसानों को हेलुसिनेशंस होने लगती है, इसलिए अब ना चाहते हुए भी मीना को इस जंगल में रहने की आदत डालनी होगी। वहीं मैडेलिन फिर मीना को एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड दिखाती है। मैडेलिन बताती है कि ऐसे बोर्ड जंगल के चारों तरफ लगे हुए हैं। वो बताती है कि काफी पहले जिस घर में ये लोग अभी रहते हैं वहाँ एक आदमी रहता था। वो खुद को प्रोफेसर बुलाता था और उसी ने ये सारे मार्किंग्स पूरे जंगल में लगाई है। ये बोर्ड्स दरअसल इसलिए लगाए गए हैं कि अगर शाम होने से पहले घर में वापस पहुंचना है तो कोई भी इस बोर्ड को पार करके इससे आगे ना जाए, और अगर कोई दिन के 12 बजे के बाद इस बोर्ड के बाहर गया तो मतलब कि अब उजाला रहते हुए वो सेफ हाउस में वापस नहीं पहुंच सकता, और ये जंगल इतना बड़ा है कि वो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता। तो इसका एक ही मतलब बनता था कि उस इंसान का मरना अब तय है। और यही चीज हमने शुरुआत में देखी थी जब उस लड़के को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड दिखा था, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा शाम हो जाती है और वो इंसान मारा जाता है। रात होने पर वो वॉचर्स दोबारा उस घर के बाहर आते हैं। इस घर में एक ऐसा शीशा था जिससे रात के समय बाहर से सब कुछ देखा जा सकता था। वहीं अंदर बैठे लोगों को बाहर का कुछ भी नहीं दिखता था। कियारा यहाँ उन क्रिएचर्स को डांस करके दिखाती है और ठीक बाहर से काफी ज्यादा गुर्राने की और खुश होने की आवाजें आती हैं। ये लोग हर एक रात को कुछ न कुछ एक्टिविटीज करके उन वॉचर्स को दिखाते थे। बदले में वो वॉचर्स खुश होकर इनके लिए तालियां बजाते थे और इन्हें परेशान नहीं करते थे। यहीं अगले दिन मीना और कियारा सुबह के समय जंगल में घूमकर खाने का इंतजाम कर रही होती हैं। दूसरी तरफ मैडेलिन डैनियल को डांट रही होती है क्योंकि वो सही पौधे नहीं तोड़ रहा था। मैडेलिन हमेशा डैनियल को डांटती रहती थी। खैर कियारा और मीना ये इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। कियारा यहाँ मीना को एक खड्डा दिखाते हुए बताती है कि वॉचर्स दिन के समय इसी खड्डे में चले जाते हैं। कियारा मीना को बताती है कि सबसे पहले यहाँ एक प्रोफेसर आए थे, उसके बाद मैडेलिन, उसके बाद फिर डैनियल आया था और उसके बाद कई लोग और भी आए जो यहाँ से भागने में असफल रहे और मारे गए। सबसे आखिरी में 6 महीने पहले यहाँ कियारा अपने हस्बैंड के साथ आई थी, लेकिन वो बताती है कि उसका हस्बैंड 1 हफ्ते पहले यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने निकला था, लेकिन उसका हस्बैंड जॉन अब तक वापस नहीं आया। अब देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन मीना डैनियल के साथ कुछ जड़ी बूटियां तोड़ रही होती है। वहीं वो डैनियल की मदद से उस खड्डे में जाना चाहती है जहां वॉचर्स दिन के समय चले जाया करते थे। डैनियल उसे काफी ज्यादा मना करता है, लेकिन मीना डैनियल को मना लेती है और एक रस्सी के सहारे नीचे चली जाती है। ये काफी ज्यादा गहरा जमीन के अंदर एक खड्डा होता है। मीना देखती है कि वहाँ कुछ अखबार, कुछ पुराने सीसीटीवी कैमरे और फर्नीचर्स भी रखे होते हैं। मीना वहाँ से अपने जरूरतों के सामान को एक रस्सी के सहारे बाहर निकलवाने लगती है और तभी जब वो खुद बाहर आने लगती है तो अंदर से गुर्राने की आवाज के साथ एक वॉचर मीना को मारने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन मीना भागकर रोशनी में आ जाती है जिससे उस वॉचर का हाथ जलने लगता है और यही मौका देखकर मीना रस्सी के सहारे वापस ऊपर आ जाती है। मैडेलिन मीना से इन सामानों का पूछने लगती है, लेकिन मीना झूठ कह देती है कि उसे ये सब सामान जंगल के एक पत्थर के नीचे दबा हुआ मिला है। मैडेलिन मीना से तो गुस्सा होती ही है, लेकिन यहाँ वो डैनियल को डांटने भी लगती है। मीना अंडरग्राउंड से एक सीसीटीवी कैमरा भी उठा लाई थी और अब रात को ये लोग उस कैमरे को बाहर लगाकर टीवी से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे इन सब को पता चल सके कि बाहर जो क्रिएचर्स हैं वो कैसे दिखते हैं। लेकिन आज काफी ज्यादा रात हो जाती है और अब तक वो वॉचर्स बाहर नहीं आते। ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि सालों से अब तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ था कि वॉचर्स अंधेरा होते ही इस घर के बाहर ना आए हो। देखते ही देखते आधी रात हो जाती है और ये डरने लगते हैं कि अगर वॉचर्स हमसे गुस्सा हुए तो वो इस घर में हमें आकर मार भी सकते हैं। लेकिन तभी अचानक बाहर से दरवाजे पर दस्तक होती है। ये कोई और नहीं बल्कि कियारा का पति जॉन होता है। कियारा दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन मैडेलिन उसे रोकने लगती है। वो कहती है कि ये वॉचर्स की ही एक चाल है और अगर तुमने दरवाजा खोला तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन जॉन बाहर से रोते हुए कियारा को आवाज लगा रहा होता है, जिससे कियारा को भी कुछ समझ नहीं आता।
कियारा फिर जॉन से एक सवाल करती है जो सिर्फ कियारा और जॉन को ही पता होता है। इस चीज का जॉन जवाब नहीं दे पाता और वो नीचे कैमरे की तरफ देखता है। तभी कोई आता है और वो जॉन को खींचकर ले जाता है। साथ ही वो कैमरा जो इन लोगों ने लगाया था वो भी टूट जाता है। दरअसल जॉन तो शुरुआत में ही मारा जा चुका था। मूवी के शुरुआत में जिस इंसान को हमें मरता हुआ दिखाया गया था वो दरअसल जॉन ही था। इन सबको भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये वॉचर्स की ही एक चाल थी। बाहर खड़े वॉचर्स अब चीखने चिल्लाने लगते हैं। वो बाहर से अब ये शीशे की दीवार को तोड़ने लगते हैं। तभी मैडेलिन इन सब के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर गुस्साए हुए वॉचर्स रुक जाते हैं। खैर ये रात जैसे तैसे बीत जाती है और अगली सुबह मैडेलिन मीना को बहुत डांटती है। मैडेलिन समझ जाती है कि मीना ने जो रूल ब्रेक किया है, क्योंकि मीना वॉचर्स के खड्डे में चली गई थी और वहां से वो उन वॉचर्स का सामान चुरा कर ले आई थी। मीना जो कुछ सामान भी उस खड्डे से लाई थी, मैडेलिन वो सामान वापस नीचे फेंक देती है। यहीं कियारा भी परेशान हो जाती है और वो अपने हस्बैंड जॉन के मौत के बारे में सोचकर खुद भी उस खड्डे में कूदकर अपनी जान लेना चाहती है। यहीं मीना भी आकर कियारा को समझाने लगती है और तभी इन्हें जंगल में आवाजें आती हैं। ये देखती हैं कि डैनियल ने मैडेलिन को एक रस्सी से बांध दिया है। कियारा डैनियल के पीछे भागती है, वहीं मीना मैडेलिन की रस्सी खोलने लगती है। अब शाम भी होने लगती है लेकिन डैनियल पहले ही घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। मैडेलिन और मीना बाहर फंस जाते हैं लेकिन डैनियल दरवाजा नहीं खोलता। डैनियल इस बात से गुस्सा था कि मैडेलिन हर समय यहाँ अपना हुक्म चलाती है। हर छोटी बड़ी बात के लिए मैडेलिन डैनियल के ऊपर चिल्लाती है। मैडेलिन और मीना के लाख मिन्नतें करने पर भी डैनियल दरवाजा नहीं खोलता, जिससे कि धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और अब वो वॉचर्स भी बाहर आने लगे थे। मैडेलिन और मीना दोनों ही एक झाड़ी में छिप जाते हैं और खुद पर पत्ते और मिट्टी को घिसने लगते हैं, जिससे कि उन वॉचर्स को बाहर में इंसानी गंध ना मिले। ये देखती हैं कि ये वॉचर्स दरअसल एक एलियन क्रिएचर हैं और ये अपने रूप बदलकर इंसान जैसे बन जाते हैं। वहीं वॉचर्स देखते हैं कि रूम से मैडेलिन और मीना गायब हैं। अंदर से डैनियल बता देता है कि मैडेलिन और मीना हमारे साथ नहीं हैं और अब ये सारे ही वॉचर्स वापस अपने असली रूप में आकर मैडेलिन और मीना को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं। यही मौका देखकर मैडेलिन और मीना वापस से दरवाजे पे आकर डैनियल से दरवाजा खोलने की गुहारें लगाने लगती हैं। मीना रोते हुए डैनियल को बताती है कि वो एक अनाथ है। बचपन में उसकी गलती की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई, क्योंकि वो कार में बैठकर पीछे से शरारत कर रही थी, जिस वजह से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया। मीना कहती है कि उसकी एक बहन है जिससे वो 15 साल से नहीं मिली, लेकिन अब वो अपनी लाइफ सुधारना चाहती है, अपनी बहन से मिलना चाहती है और अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करना चाहती है। खैर ये सब सुनकर डैनियल दरवाजा खोल देता है। मैडेलिन फिर से डैनियल पे गुस्सा करती है और वो यहाँ सबको बताती है कि वो इस जंगल में शुरुआत से है। मैडेलिन और बताती है कि ये क्रिएचर्स दरअसल इंसानों को यहाँ पर कैद करके उन्हें स्टडी कर रहे हैं, इंसानों जैसा बनने का और रूप धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान कैसे बात करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, तो ये क्रिएचर्स हमें कैद करके हमसे ये सब सीख रहे हैं। लेकिन तभी वो वॉचर्स या क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं और वो गुस्से में इस घर को तोड़ने लगते हैं। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं और फिर टेबल को खिसकाकर दरवाजे पर लगा देते हैं, पर टेबल हटने पर उन्हें एक नीचे जाने का रास्ता दिखता है। ये लोग अब बस अपनी जान बचाने के लिए उसे तोड़ने लगते हैं। आखिर में ऊपर की लेयर टूट जाती है और उन्हें नीचे जाने का रास्ता दिख जाता है। ये सब एक एक करके सीढ़ी के सहारे जल्दी से नीचे आ जाते हैं और ऊपर के दरवाजे को बंद कर देते हैं। नीचे में खाने से लेकर बिजली सब कुछ होती है और देखने से लगता है कि जरूर यहाँ पर पहले से कोई रहता होगा। वहाँ रखा कंप्यूटर जब ये चलाते हैं तो ये प्रोफेसर को देखते हैं जो यहाँ सबसे पहले आया था। प्रोफेसर की कई सारी वीडियोस मिलती हैं जो उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री के तौर पर बनाई थी। उन वीडियोस में वो हर एक दिन की बात शेयर करता था। पहले वीडियो में वो बताता है कि उसने वॉचर्स से कांटेक्ट किया। अगली वीडियो में प्रोफेसर बताता है कि वॉचर्स उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी वॉचर्स से सही नहीं हो पा रही। जैसे कि जब वॉचर्स ने प्रोफेसर की शक्ल में आने की कोशिश की तो उनकी आंख थोड़ी ऊपर नीचे फिट हो जा रही थी, या कभी उंगलियां 5 की जगह 3-4 ही बन पा रही थी। ऐसे ही एक वीडियो में वो बताता है कि जब यहाँ का जनरेटर खराब हुआ तो उसे बनवाने के लिए वो सैकड़ों लोगों को 13-13 के ग्रुप में यहाँ लाया करता था।
उनसे अपना जनरेटर बनवाता था और रात को उन्हें पार्टी देने का बोलकर उन्हें बाहर छोड़कर खुद अंदर से कमरा बंद कर लेता था, जिससे कि वॉचर्स आकर उन गरीब मजदूरों को मार डालते थे और ये काम प्रोफेसर वॉचर्स के कहने पर ही कर रहा था। अब आखिरी की कुछ वीडियोस आती हैं जो कि सालों बाद की होती है। प्रोफेसर बताता है कि वॉचर्स उसकी बेटी और बीवी की शक्ल में आने लगे हैं। वो वॉचर्स अब पूरी तरह से अपने रूप को इंसानी रूप में ढाल सकते हैं, यहाँ तक कि वो वॉचर्स प्रोफेसर का माइंड तक रीड कर सकते थे। वो बताता है कि लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो कि ये वॉचर्स मुझसे सीखना चाह रहे हैं, लेकिन और नहीं। वो कहता है कि अब वो वॉचर्स की बात मान कर थक चुका है। उसने एक वॉचर्स को कैद भी कर लिया था। उन्हीं वीडियोस में प्रोफेसर बताता है कि वो एक बोट से यहाँ आया था और अगर फ्यूचर में कोई यहाँ आकर फंस गया तो उसे सुबह होते ही साउथ की डायरेक्शन में बिना एक सेकंड भी आराम किए हुए दिन भर चलना होगा, तभी कोई उस नदी के करीब पहुंच पाएगा और बोट से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल पाएगा। इसी के साथ आखिरी वीडियो में वो कहता है कि उसके पास एक गन है और ऊपर जाकर वो जितने ही वॉचर्स को गोली मार सकता है मार देगा और वो उस वॉचर को भी गोली मारेगा जो उसकी बीवी के रूप में आती है और वो आखिर में खुद को गोली मार लेगा। इसी के साथ वो ऊपर चला जाता है और हमें ऊपर से कई गोलियां चलने की आवाज आती है। ये लोग अब यहाँ से निकलने का प्लान करने लगते हैं, क्योंकि अगर ये लोग एक बार यहाँ से बताए हुए रास्ते पर नदी के लिए निकल गए तो आधे रास्ते के बाद ये वापस भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि तब तक शाम हो जाती और वॉचर्स अंधेरे में बाहर निकलकर इन्हें मार डालते। और अगर ये लोग नदी तक ना पहुंच पाए और जंगल में ही रह गए तो भी ये वॉचर्स का शिकार बन जाते। खैर ये लोग आपस में खुश होते हैं कि फाइनली वो यहाँ से जा सकेंगे। अगली सुबह जब ये लोग बंकर से बाहर आते हैं तो ऊपर का घर पूरा टूटा हुआ था। उन वॉचर्स ने गुस्से में इन लोगों को मारने के लिए पूरा घर अब तोड़ डाला था। अब ये लोग यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। चलते चलते ही आधा दिन बीत जाता है और ये एक और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोर्ड के पास पहुँचते हैं। मतलब साफ था कि अब ये लोग यहाँ से वापस बंकर में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वापस पहुँचने तक अंधेरा हो जाता और ये सब वॉचर्स द्वारा मारे जाते। और अगर सीधे जाते हुए ही अंधेरा होने से पहले ये लोग नदी तक नहीं पहुँचे तो भी ये लोग जंगल में मारे जाएंगे। मीना पैरेट को आजाद कर देती है और ये सभी लोग पैरेट के पीछे उसे फॉलो करने लगते हैं। यहीं इन्हें एक बंद गुफा दिखती है। मैडेलिन बताती है कि दरअसल जिन्हें हम वॉचर्स के नाम से जानते हैं, हजारों साल पहले एक समय पर वो इंसानों के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। तब इंसान इन वॉचर्स को फेरीज बुलाया करते थे, लेकिन फेरीज की इन पावर्स का इंसानों को डर सताने लगा था कि कहीं ये फेरीज एक दिन हम पर राज न करना शुरू कर दें। तब इंसानों ने जादूगर और साथ ही कई अलग अलग रिचुअल्स करके इन फेरीज को जमीन के अंदर कैद कर दिया। लेकिन समय के साथ वो फेरीज जमीन से बाहर आ गई, लेकिन इस बार इंसानों की दोस्त बनकर नहीं, बल्कि इंसानों को उनके किए की सजा देने और इंसानों की दुश्मन बनकर। खैर अब आगे बढ़ते हुए अंधेरा भी होने लगता है और जैसे ही अंधेरा होता है वो वॉचर्स भी जमीन के नीचे से बाहर आ जाते हैं। इन वॉचर्स को इंसानी गंध के कारण पता चल जाता है कि वो सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। सारे ही वॉचर्स गुस्सा होकर अब इनका पीछा करने लगते हैं और अपने पावर से ये वॉचर्स इन इंसानों को इल्यूजन्स दिखाने लगते हैं। यहीं एक वॉचर जॉन की शक्ल में आ जाता है और मदद मांगने लगता है। डैनियल इस जाल में फंस जाता है और वो वॉचर को जॉन समझकर रुक जाता है। वहीं बाकी के सारे लोग आकर बोट में बैठने लगते हैं, लेकिन वो वॉचर जॉन के भेष में आकर डैनियल को बुरी तरह से मार डालता है और ये देखकर बोट से सब लोग भागने लगते हैं। वो सारे ही वॉचर्स ने अब इंसानों का रूप लेना सीख लिया था, लेकिन वॉचर्स चूंकि अभी भी जंगल से बाहर नहीं आ सकते थे, इसलिए मीना और बाकी सारे लोग वहाँ से बचने में सफल रहते हैं। नदी में ही चलते चलते ये लोग आबादी वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। वहाँ से फिर ये सारे ही अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद मीना उस प्रोफेसर के कॉलेज जाती है जहाँ वो पढ़ाया करता था। मीना कॉलेज में बताती है कि वो उस प्रोफेसर की नीस है। फिर मीना उस प्रोफेसर के रिसर्चेस को देखने लगती है। वो देखती है कि उस प्रोफेसर के साथ उसकी पत्नी की एक फोटो होती है जो कि हूबहू मैडेलिन जैसी दिख रही थी, लेकिन मीना को पता चलता है कि मैडेलिन तो बहुत पहले मर चुकी है। और चूंकि वॉचर्स इंसानी दिमाग को भी देख सकते थे, तो उस वॉचर ने जिसे प्रोफेसर ने कैद
कैद कर रखा था। उस वॉचर ने प्रोफेसर के मरने के बाद प्रोफेसर की बीवी मैडेलिन का रूप ले लिया था और वो इन इंसानों के साथ रहने लगी थी। ये बात बताने के लिए मीना सीधा कियारा के घर जाती है। वहाँ वो कियारा को सब कुछ बताती है कि जो मैडेलिन बनकर हमारे साथ रह रही थी दरअसल वो एक वॉचर थी। लेकिन तभी मीना बाहर देखती है कि कियारा तो अभी गाड़ी से घर पर आ रही है। मतलब यहाँ वो कियारा से नहीं बल्कि उस वॉचर के सामने खड़ी थी जो कि जंगल में मैडेलिन का रूप लेकर इन लोगों के साथ रह रही थी और अभी इसने यहाँ पर कियारा का रूप ले रखा था। वो वॉचर अब अलग अलग शक्ल लेने लगती है। वो कियारा को भी मारने लगती है। यहीं वो मीना की शक्ल लेकर मीना को भी मारने लगती है। लेकिन मीना उस वॉचर को बताती है कि मीना प्रोफेसर के रिसर्च देखने उसके कॉलेज गई थी। मीना उस वॉचर से कहने लगती है कि क्या तुम आज तक नहीं समझ पाई कि दूसरे वॉचर्स से हटकर जहां वो वॉचर्स दिन के सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आ सकते, आखिर वो उन सबसे अलग कैसे थी कि वो सबसे पहले इंसानों का रूप लेना सीख गई। और तो और वो दिन के समय मैडेलिन के रूप में सूरज की रोशनी में भी घूम सकती थी। और जहां पर बाकी के वॉचर्स जंगल से बाहर नहीं आ सकते थे वो मैडेलिन के रूप में जंगल से बाहर बिना किसी परेशानी के आ गई। मीना उसे बताती है कि उसने प्रोफेसर के रिसर्च में पढ़ा था कि एक वॉचर ने ह्यूमन से प्यार किया था। बाद में उस वॉचर का इंसान के साथ एक बच्चा हुआ था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही वॉचर खुद है जो मैडेलिन के रूप में उनके साथ रह रही थी और अब यहाँ पर मीना के रूप लेकर मीना को ही मारने की कोशिश कर रही थी। बिना किसी परेशानी के जंगल से बाहर आ जाना, दिन की रोशनी में भी उसका आराम से चलना फिरना, ये सब वो बस इसलिए ही कर पा रही थी क्योंकि उसकी माँ एक इंसान थी और उसका बाप एक वॉचर था। ये सब सुनकर वो वॉचर हैरान हो जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और अपना शक्ल चेंज करने लगती है। लेकिन अपने बारे में इतनी बड़ी सच्चाई पता चलने के बाद वो मीना और कियारा को बिना मारे ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मीना भी अपने सिस्टर के पास जाती है। अब तक उसके साथ जो भी हुआ वो अपने सिस्टर के साथ शेयर करती है। साथ ही वो कहती है कि उसे आज भी लगता है कि वो वॉचर उसे अलग अलग रूप में मिलती है और उसे वो हर चीज से प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद मीना फिर अपने सिस्टर के बच्चों से भी मिलती है और खुद घर छोड़कर चले जाने के लिए अपने सिस्टर से माफी मांगती है। वहीं हम आखिरी में उस वॉचर को एक बच्ची का रूप लेकर मीना पर नजर रखते हुए भी देखते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं वो वॉचर मीना को प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है।